लास्ट क्लास में हमने डिटेक्टर्स का अध्ययन किया था, जिसमें उसकी क्या डेफिनेशन है, डिटेक्टर्स किस काम में आते हैं, साथ ही विभिन्न नाभिकीय कणों को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार का मेथड काम में लेते हैं और कितने प्रकार के गैसीय डिटेक्टर होते हैं, जिसमें हमने आयोनाइजेशन चेंबर, प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर को देखा था। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि ये जो गैसीय डिटेक्टर हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये सिद्धांत भी अपन ने कल देख लिया था लास्ट क्लास में कि गैस के आनंद पर आधारित जो डिटेक्टर होते हैं उसका क्या सिद्धांत है, और वो सिद्धांत था कि सभी गैसीय डिटेक्टर जो है वो आयनन सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही हमने इस आयनाइजेशन चैम्बर में फ्लो होने वाली करंट का ग्राफ भी देखा था कि अप्लाइड वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी वेरी करती है। वो किस प्रकार से वेरी करती है उसका वक्र यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, जिसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। अब उन 6 पार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले रहते हैं अपन रिकॉम्बिनेशन रीजन। ये जो रिकॉम्बिनेशन रीजन है ये वोल्टेज 0 से लेकर के V1 वोल्टेज तक का वक्र है, और इस रीजन में करंट की वैल्यू बहुत कम रहती है। यहाँ ग्राफ को देखें तो किसी एक ग्राफ को मैं ले रहा हूँ, जैसे इसको लें तो यहाँ से लेकर के इतनी वैल्यू है बस। और ये करंट कम फ्लो होने का अर्थ है कि चार्ज कम है। अब वो चार्ज कम क्यों है उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आयन कार्यकण, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि कोई अल्फा पार्टिकल गैसीय डिटेक्टर में प्रवेश करता है तो वह गैस के अणुओं परमाणुओं का आयनाइजेशन करता है। आयोनाइजेशन का अर्थ है कि वो इलेक्ट्रॉन और धन आयन बनाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और धन आयन बने हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इन पर अपोजिट चार्ज है। वो अट्रैक्शन फोर्स जो है इन आयनों को अलग करने वाले पोटेंशियल की तुलना में बहुत अधिक है। और वो पोटेंशियल कौन सा है? वो विभव है 0 से लेकर के V1 तक का, कि अप्लाइड वोल्टेज इतना कम है कि वो प्रोड्यूस आयन्स को अलग अलग नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन और धन आयन को अलग अलग नहीं कर सकता, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन और धन आयन बने हैं ये आपस में एक दूसरे से मिलकर के निरस्त हो जाते, कैंसिल हो जाते। अर्थात इलेक्ट्रॉन और धन आयन का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। किसके कारण? अप्लाइड वोल्टेज कम होने के कारण। और जब इन आयनों का रिकॉम्बिनेशन होगा तो धारा प्रवाहित करने वाले आयनों की संख्या बहुत कम रहेगी। लगभग जितने भी आयन बनते हैं वो उनका लगभग सबका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। थोड़े बहुत बचते हैं, उनकी वजह से जो करंट फ्लो होती है वो करंट यहाँ पर शो कर रखी है, वोल्टेज 0 से लेकर के V1 तक। इसलिए इस एरिया को हम रिकॉम्बिनेशन एरिया कहते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज और प्रवाहित धारा अक्ष ये जो धारा अक्ष हमने लिया है यहाँ पर, इस धारा अक्ष के बीच का जो एरिया है
वो रिकॉम्बिनेशन एरिया कहलाएगा, ये जो एरिया है। क्यों? क्योंकि इसमें इसी एप्लाइड वोल्टेज पर आयनों का रिकॉम्बिनेशन होता है और उसकी वजह से करंट की वैल्यू बहुत कम प्रवाहित होती है। तो ये तो बात हुई अपनी रिकॉम्बिनेशन रीजन की। नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन चैम्बर। और ये जो एरिया है वो है अप्लाइड वोल्टेज V1 से लेकर के V2 तक। इस एरिया में क्या होगा कि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू अब इतनी अधिक रहेगी, पहले तो कम थी रिकॉम्बिनेशन एरिया में तो अब हम वोल्टेज V1 से V2 तक आ गए, अर्थात वोल्टेज को हमने बढ़ाया है। और अब अप्लाइड वोल्टेज इतनी है कि जो भी गैसीय डिटेक्टर के चैम्बर में आयन प्रोड्यूस होंगे उनका रिकॉम्बिनेशन लगभग नगण्य हो जाता है, कि उनका जो रिकॉम्बिनेशन है वो लगभग नगण्य हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जब रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा तो जितने भी आयन अपने उत्पन्न हुए थे उन आयनों के द्वारा करंट फ्लो होती है, और जो करंट फ्लो होती है वो मुख्यतया इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है, क्योंकि जनरेट तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे और धनायन भी होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एनोड की ओर गति करते हैं, जो हमने चैम्बर में बहुत पतला वायर लिया है बेलनाकार नली की अक्ष के अनुदिश, उसकी ओर गति करेंगे। और धन आयन जो है वो कैथोड नली की ओर गति करेंगे। लेकिन इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण या ये भारी होने के कारण ये कैथोड नली की ओर पहुंचने में इनको समय लगता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय में एनोड तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये एनोड तक पहुंचेंगे इनके कारण करंट फ्लो होगी, और वो करंट यहाँ पर देखें तो वो ये है कि वोल्टेज V1 से लेकर के वोल्टेज V2 तक ये लगभग कांस्टेंट वैल्यू, यानी इसमें करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे वोल्टेज V1 से लेकर के V2 तक, तब करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और उसका रीज़न यह है कि जो आयनकारी कण था जिसने गैसीय डिटेक्टर में प्रवेश किया, उस आयनकारी कण के द्वारा जितने भी आयन उत्पन्न हुए थे उन उत्पन्न आयनों में से सभी इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा कलेक्ट कर लिए गए हैं, एनोड के द्वारा कलेक्ट कर लिए गए। अब चाहे आप वोल्टेज V1 से लेकर के V2 तक कितनी ही बढ़ाओ, उसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा कलेक्ट होने थे वो तो हो गए। अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जिसको अलग से कलेक्ट करना है, इसलिए वो करंट कांस्टेंट रहेगी। इसलिए इसको हम आयोनाइजेशन चैम्बर भी कहते हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो एक धारा स्पंद के समान है, एक धारा स्पंद का निर्माण होता है। और इस स्पंद की तीव्रता, इंटेंसिटी, जो चमक है वो निर्भर करेगी कि जो आयनकारी कण हैं उसके द्वारा उत्पन्न आयन युग्मों की संख्या या आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भर करती है। लेकिन इस धारा स्पंद की जो हाइट है वो आरोपित वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। वो हमने देखा कि वोल्टेज V1 से लेकर के V2 तक ये हाइट एक ही है, इसलिए इसकी हाइट जो है
वो अप्लाइड वोल्टेज पर निर्भर नहीं करेगी, अर्थात करंट कांस्टेंट रहती है, या दूसरे शब्दों में कहे तो कहेंगे कि धारा सेचुरेट हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। इसलिए इसको हम सेचुरेशन रीजन भी कहते हैं। तो ये हुआ अपना आयोनाइजेशन एरिया या रीजन। नेक्स्ट है अपना प्रोपोर्शनल रीजन, आनुपातिक क्षेत्र। ये जो आनुपातिक क्षेत्र है ये है अपना वोल्टेज V2 से लेकर के V3 तक वाला पार्ट, ये वाला वोल्टेज V2 से लेकर के V3 वाला पार्ट। यहाँ पर देखें तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी चरघातांकी रूप से बढ़ती है। इसका रीजन ये है कि जैसे ही हम इस आयनन क्षेत्र से बाहर निकलते हैं या वोल्टेज V2 से अधिक वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उस वोल्टेज पर क्या होगा, वापस हम आयोनाइजेशन चैम्बर में चलते हैं। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आयोनाइजेशन चैम्बर में किसी पार्टिकल ने प्रवेश किया और उसने उसमें भरी हुई जो भी गैस थी उसके अणुओं परमाणुओं का आयनन कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं हम कि यहाँ पर अपने पास 2 आयन उत्पन्न होते हैं, आयन युग्म उत्पन्न होते हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन और 2 धन आयन। जब हम आयनन रीजन की बात कर रहे थे, आयनन चैम्बर रीजन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतनी थी कि उस वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कलेक्ट कर लिए गए। लेकिन जैसे ही वोल्टेज हम V2 से अधिक बढ़ाई तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वोल्टेज V2 से अधिक वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं। सामान्यतः यदि एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो W = QV होता है कि यदि किसी चार्ज Q को V वोल्ट से त्वरित करें तो उसके द्वारा ग्रहण की गई एनर्जी की वैल्यू W = QV होती है। और यहाँ पर वोल्टेज V2 से अधिक वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर त्वरित होंगे, एनोड वोल्टेज की ओर अट्रैक्ट होंगे। और अट्रैक्ट होने का अर्थ है कि वह, या त्वरित होने का अर्थ है कि वो उनके द्वारा कुछ एनर्जी ग्रहण की जाएगी और वो इतनी एनर्जी हो जाएगी ग्रहण करते करते कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनोड वायर की ओर गति करते हैं तो रास्ते में जितने भी गैस के परमाणु अणु मिलेंगे ये उनका भी आयनन कर देते हैं, अर्थात गैस के परमाणुओं से टकरा करके उन परमाणुओं को का दोबारा आयनन कर देते हैं। या ये जो प्राथमिक आयनन से उत्पन्न आयन हुए थे या आयन उत्पन्न हुए थे अब वह भी आयोनाइजेशन में भाग ले रहे हैं और इन उत्पन्न आयनों को हम द्वितीयक आयन कहते हैं। कुल मिलाकर के आयनकारी कण के द्वारा प्राथमिक आयनन जो हुआ था जिसमें इलेक्ट्रॉन और धनायन मिले वो आयन भी अब गैस के अन्य परमाणुओं का आयनन करने लग जाते हैं। और जब गैस के अन्य परमाणुओं का आयनन करने लग जाएंगे तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, आयन अधिक उत्पन्न होंगे और जब आयन अधिक उत्पन्न होंगे तो ये करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब इसको हम आनुपातिक या प्रोपोर्शनल इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आयन युग्मों की जो संख्या है
इलेक्ट्रोड पर संग्रहित आयन युग्मों की जो संख्या है वो संख्या निर्भर करती है कि प्राथमिक आयनन के समानुपाती होती। जितने प्राथमिक आयनन में आयन युग्म उत्पन्न होंगे उनके समानुपाती होती। इसलिए इसको इस समानुपातिक नियतांक को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं या गुणन कारक भी कहते हैं। और वोल्टेज V2 से लेकर के V3 तक इसका मान लगभग कांस्टेंट रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को आनुपातिक क्षेत्र कहते हैं। साथ ही इस एरिया में जो धारा स्पंद की ऊंचाई है या करंट की जो हाइट है वो हाइट प्राथमिक आयनन के समानुपाती या प्राथमिक आयनकारी कण के द्वारा आयनन कक्ष में खोई गई ऊर्जा के समानुपाती होती। और इस रीजन में जो डिटेक्टर काम करेगा उसको हम प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं। चूंकि इस क्षेत्र में धारा स्पंद की जो हाइट है वो प्राथमिक आयनकारी कण के द्वारा आयनन कक्ष में खोई गई ऊर्जा के समानुपाती होती है, इसलिए इस रीजन को हम आयनकारी कण की ऊर्जा के मेजरमेंट के लिए भी काम में लेते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि जो प्राथमिक आयनन में आयन उत्पन्न हुए थे या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए थे वो इलेक्ट्रॉन भी अब त्वरित होकर के गैस के अन्य परमाणुओं का आयनन करते हैं या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते हैं। अर्थात इस प्राथमिक आयनन में उत्पन्न किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनों का समूह उत्पन्न किया जा रहा है और उस समूह को हम एवलांस कहते हैं। और ये जो एवलांस है वो एवलांस एनोड वायर के निकट होता है। एनोड वायर जो था उसके निकट उत्पन्न होता है क्या? इलेक्ट्रॉनों का समूह, या दूसरे शब्दों में कहे कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों का समूह जो है वो उत्पन्न होता है प्राथमिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसे हम टाउनसेंड एवलांस भी कहते हैं। तो ये हुआ अपना प्रोपोर्शनल रीजन। इसके आगे आता है अपना सीमित आनुपातिक क्षेत्र। वोल्टेज V3 से लेकर के V4 तक कि आगे हम वोल्टेज और बढ़ाएं तो उस वोल्टेज पर भी करंट की वैल्यू बढ़ती है। साथ ही यहाँ पर पहले दो वक्र दिए हुए थे, एक तो ये वक्र, दूसरा ये वक्र। एक अल्फा पार्टिकल के लिए है और एक बीटा पार्टिकल के लिए। वोल्टेज V4 से पहले देखें, तो इन दोनों ही कणों के द्वारा उत्पन्न करंट की वैल्यू का वक्र अलग अलग है, अर्थात करंट की वैल्यू अलग अलग है। लेकिन वोल्टेज V4 पर जाकर के ये करंट कांस्टेंट हो गई कि चाहे वहाँ पर अल्फा पार्टिकल हो, चाहे बीटा पार्टिकल हो या कोई अन्य नाभिकीय कण हो, उन सब के लिए वोल्टेज V4 पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती। तो ये इसमें एक रीजन की विशेषता थी। अब इसमें होता क्या है सीमित आनुपातिक क्षेत्र में कि यदि इसमें हम वोल्टेज V3 से अधिक बढ़ाएं, V3 वोल्टेज कौन सी थी? आनुपातिक क्षेत्र में अधिकतम वोल्टेज होती, उससे आगे बढ़ाएं तो धारा स्पंद की ऊंचाई जो है वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें जो धारा स्पंद की ऊंचाई है वो ऊंचाई
प्राथमिक आयनकारी कण के द्वारा खोई गई ऊर्जा के समानुपाती नहीं होती, जैसा कि आनुपातिक क्षेत्र में था। और उसका रीजन यह है कि अब तक तो सिर्फ करंट फ्लो हो रही थी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, लेकिन अब जो धनायन था, प्राथमिक आयनन में जो धनायन उत्पन्न हुआ था, उसका रोल भी इस वोल्टेज पर स्टार्ट होता है। और वह धनायन कैथोड की ओर गति करते हुए कोलिजन करते हैं और अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। साथ ही धन आयनों का जो अंतराकाशी आवेश है, वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न एवलांस में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस रीजन को कणों की ऊर्जा मापन के लिए उपयोग नहीं किया जाता। और साथ ही विभिन्न प्रकार के आयनकारी कण जैसे अल्फा बीटा के लिए ग्राफ V4 पर एक ही हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना GM रीजन, गाइगर रीजन। वोल्टेज V4 से लेकर के V5 तक। इस GM रीजन में हम अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू है, वो वैल्यू हम V4 से अधिक बढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो इस वोल्टेज पर धारा स्पंद की जो हाइट है वो बहुत अधिक हो जाती है। साथ ही धारा स्पंद की जो हाइट है वो एक तो आयनकारी कण के द्वारा उत्पन्न प्राथमिक आयनों की संख्या और आरोपित वोल्टेज पर निर्भरता भी समाप्त हो जाती। इस क्षेत्र को हम गाइगर क्षेत्र कहते हैं। साथ ही इस रीजन में काम करने वाला जो काउंटर है उसको या डिटेक्टर है उसको हम GM काउंटर गाइगर मूलर गणित्र कहते हैं। इस एरिया में क्या होता है कि एनोड के किसी भी बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न एवलांस संपूर्ण एनोड लंबाई में फैल जाता है। तो ये हुआ अपना गाइगर क्षेत्र। लास्ट में आता है अपना अविरत विसर्जन क्षेत्र, कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। वो ये वाला पार्ट है जिसमें अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतनी अधिक हो जाती है कि जो करंट फ्लो होती है वह करंट कंटिन्यूस डिस्चार्ज के रूप में फ्लो होती है, चमक के साथ में स्पार्किंग के रूप में करंट फ्लो होती है। इसलिए इस क्षेत्र का उपयोग हम डिटेक्शन में नहीं करते। तो ये तो हुई अपने कि जो गैस के आयनन सिद्धांत पर आधारित जितने भी अपने का डिटेक्टर है उनमें फ्लो होने वाली करंट के जो पार्ट थे, हमने जो 6 भागों में डिवाइड किया था, उनका हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अभी स्टार्ट होता है। सिद्धांत तो सभी में यही रहेगा, लेकिन अब अलग अलग चैम्बर की बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर, और इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।